डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ कांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थी दर्शकों एवं मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि अनुमान प्रमाण ये जो छठी इकाई है और पेपर संख्या है MAHS 102, यानी जो हमारा पहला सेमेस्टर है उसके दूसरे पेपर की छठी इकाई अनुमान प्रमाण को हम निरंतर पिछले 2 वीडियो से देखते आ रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में ये आज तीसरा वीडियो होगा और हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये अनुमान प्रमाण स्वरूप भेद जो हमने अंतिम इकाई में डिस्कस किया था। अनुमान के 3 वर्गीकरण हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, प्रयोजन की दृष्टि से, ठीक है। तो वो वर्गीकरण हमने देखे थे कि स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, उसके बाद कारण कार्य प्राचीन न्याय की दृष्टि से, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्टि, यह हमने विभाजन देखे थे। और उसी के साथ साथ अंतिम जो हमारा लेक्चर था उसकी आखिरी स्लाइड जिसमें हमने व्याप्ति, भावाभाव या नव्य न्याय की दृष्टि से केवल अन्वय और अन्वय व्यतिरेकी और केवल व्यतिरेकी, ये 3 चर्चा हमारी शुरू होने वाली थी। तो आज के लेक्चर में हम आगे इन सब को चर्चा करेंगे इनके ऊपर। तो देखते हैं जो पहला हमारा प्रयोजन की दृष्टि से था या फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, वहां पे अनुमान स्वयं अपने ज्ञान को या अनुमान स्वयं अपने ज्ञान का क्या है, हेतु है। हेतु का अर्थ क्या होता है, माध्यम, ठीक है, माध्यम है या उदाहरण है, ठीक, हेतु होता है। हेतु, हेतुअर्थ, ये शब्द अब आप सुनते आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम अनुमान में और बाकी इसके आगे की जो इकाइयां उनको पढ़ेंगे। तो हेतु का मतलब समझ जाइए कि एक उदाहरण कह लीजिए या फिर एक आप इसको चिन्ह कह लीजिए जिससे इसका आलंबन लेके जिसको समझा जाए। तो अनुमान स्वयं अपने ज्ञान का हेतु होता है। किसके अनुसार, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से या प्रयोजन की दृष्टि से है। इसके बाद स्वार्थानुमान, तो तर्क भाषा एक जो हमारा ग्रंथ हुआ, तो तर्क भाषा में क्या कहा गया कि स्वार्थम स्वप्रतिपत्ति हेतु, ठीक है, स्वार्थम स्वप्रतिपत्ति हेतु, ठीक है, इसका अर्थ यही है, अनुमान स्वयं अपने ज्ञान का हेतु है, ठीक, ये इसका अर्थ है। और ये सूत्र है, तो सूत्र किसके अनुसार लिया गया, सूत्र लिया गया तर्क भाषा के अनुसार, ठीक। और उसका अर्थ क्या है, अनुमान स्वयं अपने ज्ञान का हेतु होता है, ठीक है, यानी अनुमान का जिस माध्यम से ज्ञान होता है तो उसका जो हेतु है वो स्वयं अनुमान ही होता है, ठीक है। अब स्वयं निजी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुमान करना स्वार्थानुमान है। स्वार्थानुमान क्या है, जब आप स्वयं निजी ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करते हो, अनुमान लगाते हो या अनुमान का आलंबन लेते हो, तो उसको स्वार्थानुमान कहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था ना प्रयोजन या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वार्थानुमान या परार्थानुमान। तो स्वार्थानुमान क्या है, जब स्वयं निजी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुमान का प्रयोग किया जाए तो वो होता है स्वार्थानुमान, जैसा कि वहां पे हमने उसको डाला उसमें कॉमर्स में, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स। अब स्वार्थानुमान में 3 वाक्यों में अनुमान पूर्ण होता है। तो 3 वाक्य क्या क्या होते हैं, एक तो अनुमान स्वयं है, दूसरा पक्षधर्मिता है और एक व्याप्ति है। ये 3 के माध्यम से, ये 3 स्टेटमेंट के या 3 वाक्य के माध्यम से स्वार्थानुमान प्रमाणित होता है, ठीक है। अब इसका ये उदाहरण है अनुमान का, जैसे पर्वत पर आग है, ठीक है, तो क्योंकि पर्वत पर धुआं है, ये पक्षधर्मिता हो गई, ठीक। जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि, ये सूत्र हम जानते हैं कि भाई जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, तो ये व्याप्ति हो गई, ठीक है। इस सूत्र में ये व्याप्ति का एक उदाहरण हो गया, ठीक है। अब पर्वत पर आग है ये अनुमान हो गया, और पर्वत पर धुआं ये पक्षधर्मिता हो गई, और जहां जहां धूम है या जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होती है, ये व्याप्ति हो गई। तो अनुमान और पक्षधर्मिता और तीसरा ये व्याप्ति, इन तीनों के माध्यम से क्या होता है, स्वार्थानुमान जो है वो सिद्ध होता है, ठीक है। 3 वाक्यों में अनुमान पूर्ण होता है या सिद्ध होता है, ठीक। किससे, अनुमान से, पक्षधर्मिता से और व्याप्ति से, ये 3 याद रखिएगा। अब परार्थानुमान क्या होता है,
अब वहां स्वार्थ आ रहा था, स्वार्थानुमान यानी स्वयं के लिए। परार्थानुमान सिंपल सी बात है कि ये किसी और के लिए होगा, किसी भिन्न व्यक्ति आपसे अलग जो होगा। तो यत्तु स्वयं धूमाग्नि मनुमाय परम बोध यतुम, ठीक है, बोध यतुम पंचाव्यय वमनुवान वाक्यम प्रयुक्ते तत्परार्थानुमान। पंचाव्यय, पंचाव्यय इसमें आ रहा है। पंचाव्यय यानी कि वो पंच वाक्यों की बात कर रहा है। जैसे पिछला जो हमने देखा स्वार्थानुमान, वो 3 वाक्यों से प्रमाणित हो रहा था, लेकिन ये जो है 5 वाक्यों से हो रहा है, इसीलिए पंचाव्यय भी कहते हैं परार्थानुमान को। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, पंचाव्ययी, ठीक है, वमनुमान वाक्यम प्रयुक्ते तत्परार्थानुमानम। ये सूत्र यहाँ से भी यदि याद करें, बस इतनी चीज को यदि ध्यान में रखें तो बाकी तो कुछ खास उसमें लिखने योग्य नहीं है। ये व्यक्ति स्वयं धूमाग्नि मनुमाय परम बोधयुतम, ठीक है, ये पंचाव्यय वाली जो एक सूत्र आ रही है बीच में, ये सबसे अधिकांश की है, क्योंकि इसी के प्रयुक्त होने से क्या होता है, परार्थानुमान होता है। ठीक है, अब इसका अर्थ देख लीजिए, किसी दूसरे को धूम हेतु से साध्य अग्नि का ज्ञान कराने के लिए 5 अवयव वाले अनुमान वाक्य का प्रयोग परार्थानुमान होता है। ठीक है, अभी यही बता रहा है कि भाई यदि कोई दूसरा व्यक्ति है, अब उसको बताना है कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, तो उसको बताने के लिए 5 वाक्यों की आवश्यकता पड़ेगी। उसे पंचाव्यव या फिर परार्थानुमान कहते हैं। अब स्वार्थानुमान में क्या था, 3 वाक्यों की हमको आवश्यकता थी, क्योंकि स्वयं को समझना था। स्वयं को समझने के लिए क्या है कि उतना प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या फिर उतना अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर जब आपको दूसरे को समझाना है, जो नहीं समझ रहा, जो अनभिज्ञ है, तो उसको समझाने के लिए आपको 5 अवयव, पंचाव्यव या परार्थानुमान का जो है आलंबन लेना होता है। ठीक है, अब ये देखिए पंचाव्यव है क्या, पहला प्रतिज्ञा। अब प्रतिज्ञा क्या अर्थ है भाई, अब अनुमान द्वारा जिस वाक्य को सिद्ध करते हैं उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यानी अनुमान के माध्यम से जिस वाक्य की सिद्धि करना का आप या हम प्रयास करते हैं उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। सामान्य रूप से भी देखिएगा कि प्रतिज्ञा का अर्थ होता है कि शपथ लेना, या फिर किसी चीज को सिद्ध करने के लिए समझ जाइए उसमें भिड़ जाना या उसमें लगना, तो ये प्रतिज्ञा हो गई। कहते हैं ना, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी। ठीक है, तो इसीलिए उनका नाम भीष्म पड़ गया। अब देखिए, अब दूसरा क्या है, हेतु। अब हेतु की हम चर्चा शुरू से ही कर रहे हैं। आज की जो पहली स्लाइड थी उसमें भी हेतु देखा। तो अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति दी जाती है उसे हेतु कहते हैं। अब क्या है कि आपकी एक प्रतिज्ञा है, अब आप प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए एक युक्ति दोगे। कहते हैं ना कि एक युक्ति का आप समझ जाओ कि एक सुझाव जैसा, या फिर एक आप कह दो प्लान। ठीक है, एक प्लान होगी उसकी, एक उसका आप समझ जाओ गेम प्लान या रोड मैप, तो वो क्या हो, वही जो है कि हेतु होता है। ठीक है, अगर आप युक्ति शब्द यहाँ समझ रहे हैं, या गेम प्लान अंग्रेजी में याद रख लीजिए, ज्यादा सरल पड़ेगा, तो हेतु सब आप सिद्ध कर सकते हैं। तो हेतु अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति दी जाती है उसे हेतु कहते हैं। ठीक है, इसको सरल शब्द में याद रखिए कि युक्ति ही हेतु होती है। किसको सिद्ध करने के लिए, आपने ये जो पंचाव्यव का आप वो लिया ना, उसको सिद्ध करने के लिए। ठीक है, 5 वाक्यों की सिद्धि के लिए हेतु दूसरे नंबर पे आया, और अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति की दी जाती है उसे हेतु कहते हैं। ठीक, इसमें युक्ति शब्द याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद आ गया पहला प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा क्या आया पंचाव्यव में, उदाहरण आ गया। तो जिस उक्ति के आधार पर साध्य को प्रमाणित किया जाता है। अब यहाँ पे उक्ति शब्द आ गया उदाहरण में, यहाँ युक्ति थी और वहां उक्ति आ गई। उक्ति यानी क्या, बोलना, समझ रहे हैं, उक्ति। ठीक है, वचन ऐसा। तो जिस उक्ति के आधार पर साध्य को प्रमाणित किया जाए उसकी पुष्टि हेतु दृष्टांत उपस्थित करना उदाहरण है। ठीक है, तो क्या बोला, जिस उक्ति के आधार पर साध्य को प्रमाणित किया जाए, कोई एक साध्य होगा ना जिसको साधना, जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। ठीक है, इसको साधना साध्य है मान लीजिए। तो जिस उक्ति के आधार पर साध्य को प्रमाणित किया जाए उसकी पुष्टि हेतु दृष्टांत उपस्थित करना पड़ता है। ठीक है, अब किसी साध्य की पुष्टि करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक दृष्टांत, एक दृश्य, ठीक है, वो आपको उपस्थित करना पड़ता है। किसके आगे, जो अन्य व्यक्ति है उसके आगे। ठीक है, क्योंकि हम परार्थानुमान समझ रहे हैं। तो इसकी उपस्थित करने वाली जो मतलब कि गतिविधि है उसी को हम क्या कह देते हैं, उदाहरण कहते हैं। ठीक है, यही उदाहरण होता है। यहाँ उक्ति याद रखिएगा, एक साध्य शब्द महत्वपूर्ण है,
बाकी तो आप समझ लेंगे। जिस उक्ति के आधार पर साधु को प्रमाणित किया जाए उसकी क्या करने के लिए, तो पुष्टि करने के लिए। पुष्टि हेतु दृष्टांत उपस्थित करना ही क्या है, उदाहरण होता है। ठीक है, तो ये 3 हो गए पंचावयों में, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण। ठीक, पहला क्या आ गया, प्रतिज्ञा आ गया, दूसरा आ गया हेतु, और तीसरा क्या आ गया, तीसरा आ गया उदाहरण। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं चौथा और पांचवा क्या है। उपनय आ गया। अब ये चौथा है। तो उपनय क्या है भाई, तो उदाहरण के साथ हेतु और साध्य का व्यापक संबंध दिखलाने के लिए। क्या क्या बताया कि उदाहरण के साथ हेतु और साध्य का व्यापक संबंध दिखलाने के पश्चात अपने पक्ष में उसे दिखलाना ही उपनय कहलाता है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि 3 पहली जो पंचावयों में 3 जो पहले मतलब वाक्य उनको तो आपने बता दिया कि चौथा जो है अब ये क्या कह रहा है कि उदाहरण के साथ हेतु। ठीक है, यानी हेतु का भी आलंबन लेंगे, अब उदाहरण भी लेंगे, यानी उदाहरण के साथ हेतु और साध्य का व्यापक संबंध जब आप दिखाएं। ठीक है, पहले के 3 में से इसने क्या क्या उठाया, एक उदाहरण उठा लिया, तीसरा वाला, और एक हेतु उठा लिया, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला प्रतिज्ञा था तो इसने क्या उठाया, हेतु उठाया, उदाहरण उठाया। तो उदाहरण के साथ हेतु और साध्य का व्यापक जो संबंध दिखलाने के पश्चात अपने पक्ष में उसे दिखलाना ही क्या कहलाता है, उपनय कहलाता है। जब आप किसी को उदाहरण दे देते हैं, उसके बाद जब आप उसको हेतु समझा देते हैं कि किसी साध्य को साधने के लिए या फिर किसी साध्य के लिए हेतु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो वो हेतु और उदाहरण का जो साध्य का जो एक व्यापक संबंध दिखला देते हैं आप, उसके पश्चात अपने पक्ष में उसे जब आप दिखला लेते हैं या सिद्ध कर लेते हैं, तो यही जो पूरी प्रक्रिया है उसको उपनय कहते हैं। ठीक, ये चौथा है। अब पांचवा निगमन, ये अंतिम है। एक चीज याद रखिएगा कि जो स्वार्थानुमान है वहां 3 ही स्टेप थे, यहाँ परार्था में 5 जो है कि पंचावयव या 5 वाक्यों की आवश्यकता पड़ी, उसी के अंतर्गत ये 5वां है निगमन। तो अब निगमन क्या कह रहा है, तो प्रतिज्ञा के जब हेतु, उदाहरण, व्याप्ति, वाक्य एवं उपनय की सहायता से। अब यहाँ देखिए शब्द क्या क्या गए, पहला आ गया प्रतिज्ञा, जो पहला एक पंचावयों में से पहला था वो प्रतिज्ञा था। उसके बाद दूसरा है हेतु, तीसरा उदाहरण, यहाँ पे तीनों ले लिया। उसके बाद क्या बोला, व्याप्ति भी ले लो भाई, और क्या कहा, वाक्य एवं उपनय। मतलब इसमें लगभग सब आ गए। ठीक, इसमें आपको हेतु भी मिल गया, प्रतिज्ञा भी मिल गया, उदाहरण भी मिल गया। ठीक है, ये सारे आपको मिल गए, और उपनय भी मिल गया। देखिए इसमें चारों जो पहले के वाक्य थे पंचावयों में से 4 पहले वाले वाक्य थे, वो सब निगमन के अंतर्गत आ जा रहे हैं। प्रतिज्ञा के जब हेतु, उदाहरण, व्याप्ति, वाक्य एवं उपनय की सहायता से सिद्ध कर देते हैं, तो यही निगमन कहलाता है। निगमन कुछ नहीं है, पहले के जो 4 आपके पंचावयों में से जो वाक्य हैं, जब आप उनका आलंबन ले चुके हैं, तो अंतिम में निगमन में बस ये बताना है आपको कि इन 4 जो पंचावयों में से 4 वाक्य हैं, उन्हीं का आलंबन या उन्हीं को प्रयोग करके हम जो है कि परार्थानुमान की सिद्धि करते हैं पंचावयों की सहायता से। तो 5वां तो आप ऑलरेडी उसके रिजल्ट पर पहुंच चुके हैं, जो आपका कंक्लूजन है। तो निगमन और कुछ नहीं है, ये पंचावयों में से आप इसको कंक्लूजन के रूप में समझ सकते हैं। क्योंकि अब आप इसको देखिए ये क्या कह रहा है कि प्रतिज्ञा के जब हेतु, उदाहरण, व्याप्ति, वाक्य एवं उपनय की सहायता से सिद्ध कर देते हैं, ठीक है, परार्थानुमान को, तो यही जो है निगमन कहलाता है, और कुछ नहीं। बस 5वां भी आ गया, लीजिए निगमन। निगमन क्या है, प्रतिज्ञा के जब हेतु, उदाहरण, व्याप्ति, वाक्य एवं उपनय की सहायता से सिद्ध कर दें, तो यही निगमन कहलाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए हम पंचावयव, परार्थानुमान और स्वार्थानुमान तक ही लेक्चर को आज समाप्त करते हैं। तो अगली श्रृंखला में मिलेंगे, और भरसक 2 लेक्चर और होंगे अनुमान प्रमाण पे, उसके बाद हम अगला प्रमाण पढ़ेंगे और 7वीं इकाई पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो लेक्चर आप देखते रहिए, निरंतर जो है कि आप इनको रिकैपिचुलेट करते रहिए, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद। स्वाध्यायः